global conflict are driven by geography. It's actually not a battle between Russia and Ukraine, it's a battle between Russia and America. If India has full access to Pak-occupied Kashmir, then we have a very direct access to Central Asia. Pakistan wants to control it so that India cannot benefit from the economic gains. Is climate change real? The term is overhyped also. Climate change may not affect us, but climate extremes certainly are affecting. For us, temperature reaching 40 degree in June is Normal. in Europe. For them, it's a heat wave. Christmas, your New Year's are without snowfall, but then you are witnessing huge amount of snowfall in February, March, April. So that season has shifted. क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा. Cloud burst जो है वो excess of rainfall. If there is no flood in Punjab, your agriculture will get affected. जो केदारनाथ में हुआ था वो क्या था? वो एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट था. क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, उसी की वजह से वो लेक टूटी. डिजास्टर मैनेजमेंट को लोकल रियलिटीज के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा. देयर वाज मैसिव फ्लडिंग इन 1894 आल्सो. फोक सॉन्ग भी है उसके ऊपर. पढ़े लिखे लोग जाते हैं किसी पत्थर पे नदी के किनारे पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हो. एक अगर आपका स्लिप होगा, उसका फ्लो इतना ज्यादा आप खड़े नहीं हो सकते. जी भी अब तो ग्लोबल मैप पे आ गया है. एग्जैक्टली. इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर लोकल आल्सो. वो भी परेशान हो जाते हैं, इतना ट्रैफिक है. तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती कि इतने एरिया में कंस्ट्रक्शन होनी नहीं चाहिए? पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना बहुत आसान है, बट क्या हमने सही काम के लिए कभी उनको इन्फ्लुएंस किया है? पेड़ इतने कटे हुए हैं, जो वो इतने बड़े बड़े लॉग्स आ रहे हैं फ्लडिंग में, वो तो लोगों ने खुद काट रखे हैं. वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि डैमेज होती है. अगर आपको लकड़ी निकालनी है, आपको गांव के देवता से परमिशन लेनी पड़ेगी. जो बिजली महादेव है कुल्लू में, वहाँ पे रोपवे बना रहे हैं. फेथ का कमर्शियलाइजेशन कभी भी वाइबल नहीं है. जब ये सब हुआ सराज वैली में भी, सो लोग बोल रहे हैं कि सड़क बनाने से हो रही है इतनी तबाही, देखो सड़क क्या है. उन लोगों में वो अवेयरनेस कैसे कब आएगी? अब क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका सॉल्यूशन जो है साइंस और टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम भी पॉलिटिकल है और कल्चरल है. एक मिनिस्टर विजिट करेगा, फोटो ऑफ होगा, तो उसके सोशल मीडिया पे जाए, नैरेटिव बिल्ड हो कि ही और शी इज वेरी कंसर्न, बट रियलिटी में क्या है? महिला मंडल का भी मैंने बेसिकली देखा है. वहाँ पे वो जाएंगे नाटी नुटी करके आके वो दिखा देंगे हमारा कल्चर है. प्रॉब्लम इज somebody else is setting the agenda, defining the narrative and controlling the process. राइट्स एक्सप्लॉइट करने सबको आते हैं, लेकिन जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आती है, देन दे विल से कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है. थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है अर्थक्वेक का, आई डोंट थिंक शिमला में कुछ भी बचेगा. Even 7 magnitude will be sufficient to destroy the city. गवर्नमेंट स्कीम्स या टेक्नोलॉजी वो इसमें क्या कर सकती हैं कि जो इसका नुकसान रहता है वो कम से कम हो? Simple answer is be honest. Hi sir. Hello. How are you? I'm good. Thank you so much for coming on our podcast. And हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में बताइए. I'm Vishwa B.S. Chandel. I'm a teacher and working with Punjab University Department of Geography for last 19 years. As a researcher, I work on the themes of disaster studies, environment, and maybe natural history. That is the area where I work on. So, sir, एक आम आदमी के लिए जिसको ज्योग्राफी या डिज़ास्टर जिसके बारे में कुछ उसको नहीं है नॉलेज कि ज्योग्राफी क्या होता है, उसके लिए ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, ज्योग्राफी इज़ अ स्पेशियल एंड सोशल साइंस. ओके. टेक्निकली स्पीकिंग, if I talk in a layman term, you can consider geography as a bridge between science and social science. Okay. So it enjoys a special privilege of a domain where science and social science merges. Geography essentially is study of Earth's surface and people who are inhabiting it. So therefore the domain is very vast, starting from the technical aspect of studying the science that deals with understanding the earth,
on one hand, and on the other side it deals with understanding how people interact with the earth system and how it influences earth. So that's why I say it's a kind of a fusion between science and social science, and that thereby geography is able to find out a real applicable solution to the problems that we as a human being faces. So that's how I see geography. ओके एंड इसका इम्पोर्टेंस अगर डेली लाइफ में हम देखें, क्या इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी का? एक बेसिक नॉलेज ज्योग्राफी का होना क्यों ज़रूरी है? If you look at our modern day life, our daily decisions are based on geography. Like, For example, if you are traveling from here, this place, to let's say to Chandigarh or to nearby area, the first question that you would ask is which route would be best suited for me, where I can avoid traffic. yeah, Right? So the route that you will take, it depends on the geography. You will see where are the bottlenecks, where I can be stuck in the traffic, so I should avoid those areas. So in your mind, then you create a map right, that will help you in navigating to your destination, taking a easy route. right, In fact, that is the principle that modern technology today is using. The navigation, the Right. mobile navigation that you Right. use, even so much so that when you order something, the distance or the location where things are to be delivered and where they are being produced, so they navigate through what I call the geographical space. right, right, right. So thereby, so your decision of where you will rent accommodation, where your kids will go to school, geography is always playing the role in your decision makings. Right. From here to the larger global problem, geography plays a role. So much so, if you look at the global political landscape today, the global conflict are driven by geography. Yeah. That's the importance this discipline. किस तरह से पॉवर्टी है, हंगर है, कोई डिजास्टर है, कुछ भी हो सकता है. हाउ डज इट अफेक्ट geopolitics? I'll give you one example related to the wars. Yeah, In last 4 or 5 years, we have seen a lot of wars going on. yeah, yeah. Starting with the conflict between Russia and Ukraine, right? Now you see how important geography is. It's actually not a battle between Russia and Ukraine. It's a battle between Russia, Western Europe and America. Yeah, Ukraine is in between the zone which is being affected because of its geographical location. Both sides wants to control Russia so that they can control each other. right. Whosoever will dominate the Ukraine, whosoever will control the Ukraine will determine the fate of the other party. Right? Right. So that is how. Another example could be very recent. There are talks about sanctions on India because India is importing oil from Russia. Right? So that is another geopolitical problem. Problem related to access and dominance and control of resources. Right? India wants a safer and cheaper oil Yeah. just because it wants to boost its economy. But in doing so, India has to decide whether it wants to align itself with Russia or it wants to align with the rest of the world. Correct? So you see how delicate this geography plays a very significant role in deciding our international diplomacy also, Right. trade also, economy also. And what about this war between India and Pakistan? India and Pakistan itself, Yeah. in fact, the problem itself is geographical, right? They both are just fighting for piece of, Piece of land, Yeah. but very important piece of land, Yeah. which gives access India to Central Asia. Okay. So if India has full access to Kashmir and Pak occupied Kashmir, then we have a very easy direct access to Central Asia and to Europe
and to rest of the world. So it will boost our economy. Right. So that's why, and Pakistan wants to control it so that India cannot benefit from the economic gains. So that's why you see geography always matter. घरों में भाई भाई में लड़ाई भी हो जाती है for a piece of land. Yes. Yeah. that are the perceived benefits of piece of land. Which land is more important? For you. Definitely. So sir, you mentioned that you specialize in this disaster studies. So अभी बहुत सालों से we are listening this term climate change. So is climate change real या it's just एक term अब आ गई है fancy सी, so everybody is using it? You see, in a way, climate change, the term is overhyped also, but definitely it is a reality. In the sense that our system is never static. Yeah. Because if we start with the assumption that everything should be in balance, we are making a mistake. Climate was never static. Right? Right. Climate change has happened in the past also, and massive changes as compared to what we are witnessing today, and it will continue to do so in the future. So in fact, change is the reality, right? But climate should remain static is our assumption, and that is a wrong assumption. So climate change has been shaping us since always, since we became a civilized society. It was impacting us. In fact, even prior to that, climate change was part of our reality. Nowadays, why we are more concerned is because it has started impacting us every aspect of our life. So that is why we are now more concerned, right? It's like if there is a fire in a secluded place, nobody is bothered. Right. But when fire that reaches to your doorsteps, then you realize that it's a problem. So the same thing has happened to us. So it has been happening for millions of years, but now because it is impacting us, it is threatening the very species which claims to be the most dominant. So that is why we are bothered about it. Yeah, because ice age से अगर अभी तक temperature rise नहीं होता तो अभी तक ice age ही रहता. Yeah. So maybe जो human activities अभी हो रही हैं, that is just just increasing the pace of climate change. Definitely. And sir, इसके सबसे ज़्यादा जो different regions में impacts रहते हैं, could you please just elaborate them? Okay. As I said, you see, geography, one part of geography deals with understanding the variation that exists on this planet. Because we know for sure that every area, every region is unique, the way it is composed. Right. So therefore, any problem or any impact that climate change will have is also going to be different, right? Climate change, currently that we understand, is going to be more impactful, severely impacting one, that are the coastal areas. Okay. Two, the temperate areas. So countries like Europe, okay, which has enjoyed a very nice weather climate, right? It is going to impact them, because if you look at India, right, we are mostly in tropical zone, except for the Himalayan region, which enjoys a very nice weather throughout the year, right? So we have seen a wide range of climate. So hot summers, 45 degrees, 46 degrees to 0 degree temperature. So we are accustomed to those deviations. So for us, temperature reaching 40 degree in June is normal, yeah, right? But if the same temperature goes to, let's say, 35 degree in Europe, for them it's a heat wave, right? So the impact will be different depending upon where you are situated, right? Climate change in, if I say, the coastal countries, because
the first and immediate visible impact is that there is rise in the sea level, and half of the population, global population, lives within 5 kilometers of coastal areas. So what will happen to those 50% global population if there is a sudden rise in the sea level? They are going to be affected. Climate change will impact us in terms of the change in the rainfall conditions. Some areas will become drier, some areas will become even wetter. Both ways it is problematic. Countries like India, where we have most of the rainfall during this season, monsoon season, surprisingly you'll find that some areas we are witnessing flood. At the same time, same season, some areas are witnessing drought. So the landscape is so diverse. We face multiple problems within same season, right? And thereby the impact of the problem is manifold to us. So we have to deal with multiple problems under different scenarios. Yeah. As you mentioned कि rainfall patterns बहुत वेरी करेंगे. आई थिंक अभी हम विटनेस भी कर रहे हैं ऐसा कुछ. सो ये हो क्यों रहा है? व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट? लाइक क्लाइमेट चेंज है डेफिनेटली, बट वो पूरा प्रोसेस क्या है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन आ चुका है? You see, climate changes are cyclic. There will be certain phases you will find that precipitation, rainfall will remain in balance. Like when I say balance, I am referring to long-term normals or averages. So how we understand precipitation normal is, you let's say take data for 100 years and then you average it out. So you will get one value which is the average value. So we look at the climate in terms of how it is deviating from that average value. In certain phases it will remain close to it, maybe slightly higher or slightly lower. So that condition is normal. In some phases it will go to higher side where more rainfall is. That is the phase when you will find lot of floods, cloudburst happening. And if the other side of story unfolds where you have much less than normal rainfall, you will have a severe drought like conditions. So it's a cyclic process, right? Never static. Now if you look at the global climate and even at the local scale, post 1990, right, we are in that stage where we are witnessing more than normal rainfall. That is one aspect that is affecting us. Second aspect of this change is the way precipitation is manifesting. That means how that rainfall is occurring. Let me give you one example. An area, let's say, receive 1100 millimeter rainfall during monsoon season, right? It may occur during the period of 3 months, few millimeter daily in 90-95 days period, or it can occur in just 5-6 events only. Each event you are receiving more than 100 millimeter rainfall. Okay. Right? So amount remains the same. But the way it is occurring is problematic, because when you have 100 millimeter rainfall occurring in one day, you will have cloudburst, you will have flash floods. Without any actual change in the amount, the way it is occurring, that is problematic, and that is what we are witnessing in last, say, about 30-40 years that is happening. Right. That the spread of precipitation is getting squeezed. So number of rainy days are very less, amount remains same. So which means daily intensity is much higher. Yeah. That is causing these floods, particularly in Himalayan regions. This is what we have been witnessing since 1990s. Yes. So क्योंकि snowfall काफ़ी कम हो गया है अब, is it also a reason कि अब rainfall बहुत ज़्यादा होता है? It could be one of the reasons, but again, as I said, it's a cyclic process. Okay. If you want to determine something substantially, then you'll have to look at this scenario for a very long period of time. You have to observe it. Okay. Only then you can say it. 20 years, 30 years may be part of the cyclic process. So
until unless you at least look at 100 years of events, only then you can say it is happening. But yes, certainly the globally what we are observing is that annual precipitation is going down. Not only going down, the season has also changed. Like typical precipitation in our Himalayas starts after 15th of November, peaking December, January, and then again declining. Now you see your Christmas, your New Year's are without snowfall. Yeah. But then you are witnessing huge amount of snowfall in February, March, April. So that season has shifted. That has, created imbalance in the entire system, where something we call it as a hydrological cycle, right? So that imbalance is problematic. I have done quite a few studies on this. So what I have observed for, let's say, areas like Himachal, the winter season, November, December, January, there is a warming. Post-winter is a warming, which means lesser snowfall. Correct. Post-winter warming will also mean that your glacial will melt rapidly during a season when glaciers are supposed to remain intact. So when post-winter temperatures are higher, glacier will melt faster. You will have excess of water in rivers with more sediments and turbidity in it. But when you will require it in, say, in the month of June, when it is used for farming, right, you will have a lesser amount of water. So your entire, not just the climatic system, but the social economic structures are getting affected. So you have less amount of water when it is required. So that is the problem that we are facing. Temperatures are increasing, but not very significantly overall. But what is happening within the season is more important. So climate change may not affect us, but climate extremes certainly are affecting. Okay. Right? No change in temperature, let's say 45 degrees, maybe 44.5 degrees. Not much change. But it remains above 40 for a longer duration. So you have a more heat, you require more energy, you are consuming more resources. So it will jeopardize your entire system. Right. So that's how the manifestation of climate change is more important. Extreme events, and that is why we are seeing a lot of cloud bursts are happening, lot of flash floods are happening. Otherwise, you see, rivers are supposed to flood. That is their job, right? Like us, that is the job of a river. It has to flow. It has to overspill, because that is the part of larger process. Even if there is a flood in a normal situation, it is a good sign because your soils are being replenished. If there is no flood in Punjab, new soils will not replenish the area. Your agriculture will get affected, right? But when that process starts affecting our lives, then there are disasters. So there is a very delicate line between change and a disaster, because change is a norm. It has to be there. But if it starts occurring very frequently, it will become disaster, and that is what is happening in our areas. So sir, you mentioned these cloud bursts. So we have seen in past, I think 1 or 2 months, we have heard a lot of news. क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा. सो व्हाट इज़ अ क्लाउड बर्स्ट? ओके, होता कैसे है बेसिकली क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट जो है वो एक्सेस ऑफ रेनफॉल है. टेक्निकल टर्म्स में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है एक बहुत छोटे एरिया में, हम उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं.
ये टेक्निकल टर्म है, बट easy way to understand it is excess of rainfall in a short period of time in a small area. करेक्ट. अब ये होता कैसे है? क्लाउड बर्स्ट होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं कि कैसे होगा वो. एक, एक्सेस ऑफ रेनफॉल होना चाहिए. वो कब होगा? विच मीन्स जब आपका मॉनसून सीजन है इंडिया में, टिपिकली उसी दौरान होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा. राइट. दूसरा, जो प्रेसिपिटेशन है बहुत क्विक हो. उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा? उसके लिए मैकेनिज्म होगा कि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स है वो बहुत जल्दी ऊपर उठे एटमॉस्फेयर में. सो वो उठने के लिए द बेस्ट लोकेशन इज क्लोजर टू द माउंटेन रेंजेस, बिकॉज during this season we see southwest monsoon, it reaches to this Himalayan region, all of a sudden there are mountains, very tall mountains. Right, so there is a sudden ascent. Yeah. Correct. Third is the local climatic conditions. If there is temperature conditions which are above normal, so what will happen? As these wind will rise along the hills, precipitation will take place because winds will become colder. But if there is local weather is warmer, what will happen? Those water droplets will not reach to the surface. They will get evaporated again in the atmosphere and again rise up. So in that case, wind will reach higher, say 3000 meters, 4000 meters, and the size of water droplets become larger, which those winds cannot hold. Then all of a sudden there is a huge downpour. Right. And when it occurs in on the slopes, what will happen? It will quickly uproot the trees, it will erode the soil, it will cause landslide, so it will create a flash flood. And that flash flood will keep uprooting everything that is on its path. तो उस वजह से हम देखेंगे कि क्लाउड बर्स्ट में हमेशा आप देखिएगा बहुत अचानक होता है. इट्स अ क्लियर वेदर, मे बी क्लाउडी है, थोड़ा ह्यूमिड है और थोड़ी बहुत रेनफॉल हो रही है, एंड रिवर वाटर इज क्लियर, बहुत मडी नहीं है. अचानक से विद इन 10-15 मिनट्स समवेयर इन दी हायर रीचेस इट हैपेंस, एंड पानी जो है एक साथ बहना शुरू हो जाता है. सो ये जो प्रॉब्लम है ये टिपिकली हिमालयाज में इसलिए है, हिमाचल उत्तराखंड में, कि यहाँ पे वो सारी की सारी कंडीशंस आइडियली मीट होती हैं इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त अप टिल मिड सितंबर. पर अब ये नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है क्लाउड बर्स्ट का? एक रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि जो रेनफॉल का ट्रेंड है, जो पहले एक हफ्ता बारिश हो रही थी, एक दिन में बारिश हो रही है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इन द मंथ ऑफ, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्लाउड बर्स्ट टिपिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त. In 2010 I did one study on cloudburst specifically, and what I did was I collected data for last 60-70 years, and again reporting from the newspapers only. No scientific data, just based on what was reported in last 50-60 years. Okay. So what I found was during 70s there was hardly 1 or 2 events that were recorded in the newspapers. 80s there were again very few. All of a sudden during 1990s there were many events. 2010 तक और ज़्यादा हो गए, and now in last 10 to 15 years it has become a common term. Right. So now why that is happening? First, it relates to the decreased number of precipitation days, thereby increased intensity and causing it a problem. Right. Secondly, because maybe 30 years back it was happening but nobody noticed because it never affected the settlements or human beings. Quite possible. It occurred in an area where nobody is residing. Now we have occupied those areas. Right. So that not only your reporting has increased, that could be one bias in my study,
because maybe 1980s nobody was covering the tribal areas. Maybe few large events were being recorded. Now one is that reporting has increased, that scale of reporting has increased, access to information has increased. Exactly. Secondly, the way rainfall is taking place, it has changed. So it's a cumulative effect that the reporting has increased. So, because we are now occupying those areas which earlier were uninhabited. Nobody bothered occupying those areas 20 years back, but now it has become, let's say, maybe for tourism. All your river valleys are occupied. Yeah. Areas where nobody was visiting, nobody knew it existed there, right? So your tourism has also contributed a lot to it. If I can recall it correctly, if you know the area which is now known as Great Himalayan National Park, nobody knew it maybe 5 years back. It is there since mid 1990s. Correct. Yeah. After Manali, the tourist hotspot is now Tirthan Valley, Banjar, Shoja, Jibbi. जिब्बी खासकर जो है अब तो ग्लोबल मैप पे आ गया है, exactly. टूरिस्ट मैप पे आ गया है. करेक्ट. आप मॉनसून सीजन में वहाँ जाके देखिए, इम्पॉसिबल. इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर लोकल्स. वो भी परेशान हो जाते हैं, इतना ट्रैफिक है, कनेक्टिविटी नहीं रहती है वहाँ पे. कनेक्टिविटी नहीं रहती है. एक बहुत छोटा सा एरिया है एंड इट इज ओवर क्राउडेड. सो इफ यू वॉच क्लोजली, वहाँ जाके देखेंगे गाड़ियाँ कहाँ पार्क हो रही हैं, along the river. पार्किंग स्पॉट्स बिल्कुल रिवर के साथ बने हुए हैं. रिवर्स को आपने इम्बैंक कर दिया है. एंड रिवर्स लाइक तीर्थन एंड सैंज which are very notorious because they are being fed by glaciers, added more rainfall during monsoon season. So these are turbulent rivers. The very idea of taming these rivers in Himalayan river itself is a problematic. We cannot tame. हमारा idea जो है ना west से आया है. If you see the famous Thames river, उसको उन्होंने tame किया हुआ है. दोनों तरफ से एम्बैंकमेंट से इट फ्लोज लाइक अ कनाल. हमको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है. हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा जो हिमालयन सिस्टम है बहुत डायनामिक है. आप रिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. व्हेन यू ट्राई इट मे बी फॉर 4-5 साल इट इज ओके, बट देन ऑल ऑफ सडन देयर इज अ ह्यूज डाउनपोर, मे बी फ्यू क्लाउड बर्स्ट हियर एंड देयर, एंड you see the fury of these rivers. That is what happened in 2023 also. 2023. उससे पहले 1995 में we have seen the same thing. 4th September 1995, massive flooding in Beas Valley. Beas Valley is one of the most notorious in terms of flooding. Yeah. We have forgotten it. One reason is that we have become slave of modern technology, maybe detached from our native wisdom. Nobody remembers that there was massive flooding in 1894 also in Kullu Valley also. और जो folk songs हैं, folk song भी है उसके ऊपर, लोग उसको गाते भी हैं, लेकिन लोग ये भूल गए कि वो सॉन्ग जो है किसी एक रियल इवेंट पे बना था. उसमें बहुत स्पेसिफिकली लोकेशंस बताई हैं कि कहाँ पे जो है उस फ्लड का इम्पैक्ट हुआ और कितना हुआ. हम भूल गए उस बात को. 95 फ्लड को हम भूल गए, 2023 को भी हम फिर भूल गए, है ना. आप देखिए अभी रिसेंटली जो क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ कुल्लू में और मंडी में, कुल्लू, शिमला, मंडी, चंबा, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए. हर एक इवेंट से पहले एक दिन में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई. तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने वो विटनेस किया, राइट. लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इसका आउटकम क्या होगा. कुछ घंटे बाद फ्लड भी आएगा. उतनी अवेयरनेस भी तो नहीं है. अवेयरनेस नहीं थी. शायद हम अपनी जो
डेली कनेक्ट है अपने एरिया से, अपनी लाइफ के साथ, तो हमने खो दिया। अदरवाइज पहाड़ों में ये कहा जाता है, जब हम छोटे थे हमें ये बताया जाता था कि शाम को आफ्टरनून में आपने नदी के किनारे नहीं जाना राइट, है ना। वो क्यों कहते थे? क्योंकि दिन भर जब धूप लगती है पानी पिघलता है, बर्फ पिघलती है, तो शाम होते होते दोपहर के बाद तक वो रिवर का फ्लो बढ़ जाता है। ओके। अब हम उसको नहीं मानते हैं। खैर, उसको हम पहले रिलेट करते थे सुपरस्टिशन के साथ कि नदी के किनारे नहीं जाना है, देयर आर बैड वाइब्स, स्पिरिट्स, बैड स्पिरिट्स है। बट वो डेटरेंट तो था। ओके। है ना। अभी हम मॉडर्न हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि पढ़े लिखे लोग जाते हैं घूमने के लिए, और ज़्यादातर समय उनका क्या होता है, किसी पत्थर पे नदी के किनारे पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहे होते। वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि चाहे वो 2 फुट पानी है, एक अगर आपका स्लिप होगा, उसका फ्लो इतना ज़्यादा आप खड़े नहीं हो पाएंगे। और बहुत लोग हर साल बहते हैं। हम तो अब तो क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग लाइव रहते हैं, तो अपना ही डेथ को वो रिकॉर्ड भी करते हैं। सो वो जो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो हम एक डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं। पीछे अभी ये जो आपका मंडी में हुआ, सिराज वैली में, आप सिराज वैली को देख लीजिए, पिछले 5 साल में टूरिस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है, क्योंकि रोड्स बन गए। तो इसलिए जितनी भी अच्छी लोकेशंस थी जो टूरिज्म के लिए यूज हो सकती थी, वो ऑक्यूपाई हो गई लीगली और इलीगली। आई थिंक वो लोकेशंस भी वही रहती हैं जो नदी नालों के आसपास होती हैं, क्योंकि लोगों को वो हल्का सा कुछ हाइट से पानी गिरा, उनको वो वाटरफॉल की तरह लगता है। वाटरफॉल लगता है। So they are fascinated by that. रिवर साइड्स बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसलिए होटल बनेगा तो। और हम जब होटल्स की साइड पे भी देखते हैं तो वो है ना, रिवर व्यू, कि ये हमारे पास रिवर व्यू है, हमारे पास विल ऑफर यू बोनफायर रिवर के साथ में, है ना। तो वो जो अट्रैक्शन है, बट उसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ डेंजर भी इन्वॉल्व है। राइट। सो वो जो एक हाइपर टूरिज्म है हमारा, और हम घूमने नहीं जाते हैं, हम सिर्फ फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, सेल्फीज के लिए जाते हैं, और मे बी जो आपने शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं उसके लिए जाते हैं। सो एक्चुअली में हम घूम के नहीं आते हैं, इट्स फॉर सोशल मीडिया के लिए। तो और अवेयरनेस का जो कमी है वो इस वजह से भी है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हम कभी घूमने जाते हैं तो उस एरिया के बारे में कभी पढ़ के नहीं जाते हैं कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, है ना। उसके रिव्यूज पढ़ते हैं हम, उसकी ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, और खुद को प्रिपेयर भी नहीं करते वहाँ जाने के लिए। इजी एक्सेस है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, इसलिए हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हम जहाँ घूमने जा रहे हैं उसके बारे में जान भी लें। बट सर, अभी भी अगर ये अवेयरनेस लोगों में नहीं आ रही है इस तरह, तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती कि इतने एरिया में कंस्ट्रक्शन होनी नहीं चाहिए? क्यों नहीं होती? क्योंकि 2023 में आई सॉ मैनी वीडियोस, कुल्लू में देयर वर मैनी होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो रिवर बैंक्स पे हैं, एंड वो ऑब्वियसली जब इतना फ्लड आया तो कुछ भी नहीं बचा। बट अगर ये था कि ब्यास का जो असली एरिया है, जो उसका पूरा एरिया रहेगा जहाँ से वो फ्लो करेगा, वो तो उसी एरिया से आया, तो गवर्नमेंट ये रेगुलेट क्यों नहीं करती कि इतने एरिया तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ना चाहे वो कमर्शियल हो या डोमेस्टिक, किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होता ये? देखिए, ये रेगुलेशंस पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, सभी एरिया के लिए करता है, हिमाचल के लिए भी है। रूल्स रेगुलेशंस प्रोहिबिट करते हैं कि आप रिवर के कितने दायरे तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये पॉलिसी ऑलरेडी है। और ये अब से नहीं है, 80s से चल रही है ये पॉलिसी। फॉलो नहीं हो रही है। सो पार्टली गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड, बट वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट कि उन्होंने पॉलिसी बनाया है, दैट समबडी एक्चुअली थॉट ऑफ इट। द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन. So half of the blame goes to us also, right? Rules are meant to be followed, right? But then, because you see, government is nothing but it's a system that we have created. Yeah. है ना, हम लोग भी
गवर्नमेंट के किसी सिस्टम का पार्ट है. एज अ टीचर आई एम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. सो इफ आई स्टार्ट ब्लेमिंग government for not providing good education, who is to blame? Me? Yeah, right? Exactly, definitely. So then there are people who are part of that. It is their job. In fact, they are given those specific jobs. Revenue officer is given job to वो ये उसका काम है कि वो देखे कि कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से हो रही है, कहाँ पे नहीं हो सकती है. अगर वो नहीं बात कर रहे हैं, नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो अनचेक जाता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है. उनका जॉब प्रोफाइल बहुत क्लियर है कि आपको क्या करना है. अगर फिर भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो हम गवर्नमेंट एक अननोन एंटिटी हो गया कि गवर्नमेंट की गलती है, बट उसमें एक डेजिग्नेटेड पर्सन भी है जिसको वो जॉब दिया गया है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हर एक चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बट गवर्नमेंट क्या है, हम ही लोग तो हैं. तो प्रॉब्लम हमारे लेवल पे भी है, हम नहीं फॉलो कर रहे हैं. राइट. और उसमें जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. गवर्नमेंट के डिसीजन हमेशा लोगों से अफेक्ट, लोग उसको कंट्रोल करते हैं नैरेटिव्स को. ठीक है. तो वो जो जोनिंग का है, आप ने क्योंकि उस पे होटल्स बना दिए. लेट अस टेक द केस ऑफ कुल्लू वैली ओनली. नॉर्थ ऑफ मनाली टिल बजौरा मैसिव कंस्ट्रक्शन है, होटल्स हैं, अलोंग द रिवर हैं. राइट. तो अब वो बन गए हैं. इफ़ देयर इज़ अ फ्लड और कोई डैमेज हो जाता है, टेक्निकली उनको कंपनसेशन नहीं मिल सकता है क्योंकि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन में बने हैं. सो क्या तरीका होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? दे विल गेट टुगेदर, दे विल इन्फ्लुएंस लोकल पॉलिटिशियन क्योंकि वो वोटर हैं उसके. वो रेगुलेशन चेंज करा देंगे. अगर गवर्नमेंट ने कहा है 100 मीटर्स तक नो कंस्ट्रक्शन जोन है, उसको 50 मीटर कर देंगे सो दैट कुछ डैमेज होगा उनको कंपनसेशन मिलेगा. राइट. सो आवर पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ड्रिवन बाय द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय अस. डेफिनेटली. या. राइट. या. सो पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना बहुत आसान है. राइट. और करना भी चाहिए, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं. बट क्या हमने सही काम के लिए कभी उनको इन्फ्लुएंस किया है? राइट. हम इक्वली ब्लेम पे हैं इस बात को लेके क्योंकि कंस्ट्रक्शन सारे पॉलिटिशियंस की तो नहीं है, आम लोगों की भी हैं, हमारे आपके भी घर हैं, हमारे बिजनेसेस हैं. तो वहाँ पे प्रॉब्लम है. हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन हमारे पास कितना है, हम ये रियलाइज नहीं करते कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके क्या है. पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास. या सर. ऐसे में सर अगर जो अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इससे तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर नुकसान कुछ करोड़ का होना था 500 करोड़, तो वो क्योंकि पेड़ इतने कटे हुए हैं, जो वो इतने बड़े बड़े लॉग्स आ रहे हैं फ्लडिंग में क्लाउड बर्स्ट के बाद, तो आई थिंक वो तो लोगों ने खुद काट रखे हैं. तो वो तो अपने कर्म ही सामने आ रहे हैं बेसिकली. बिकॉज सिराज वैली में ही थुनाग में फ्लडिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट रहता है एंड वहाँ पे हर बार फ्लडिंग में बहुत बड़े बड़े ह्यूज लॉग्स आते हैं उसमें. थैंक यू फॉर नोटिसिंग दैट. या इतने बड़े बड़े लॉग्स आते हैं यार, तुमने काट रखे हैं तो वो आएंगे. और उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग, क्योंकि पानी में इतना फोर्स नहीं होगा, जब कोई सॉलिड चीज़ टकराएगी तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डैमेज होती है. और वो वीडियोस बहुत लोगों ने देखे भी. एग्जैक्टली. द क्वेश्चन इज़ कि वो वहाँ पे पड़े क्यों थे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी नोटिस नहीं किया कि उनके जंगलों में काट के लॉग्स पड़े हुए हैं और वो कटे कैसे हैं? राइट. सो विच मीन्स दैट द लोकल सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोबेबली द पॉलिटिकल सेटअप जो है वो सहमति पे है कि ये करना है हमें. तो वो हो रहा है. इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि हमारे पास अभी ऑल्टरनेट्स बहुत हैं. हमारे पास प्रोसेस वुड का ऑल्टरनेट है विच इज़ चीपर. आपको एक तो जो आप अपने पेड़ काटते हैं उसका प्रोसेसिंग, उसको बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है. उससे हाफ 40-30% प्राइस पे प्रोसेस वुड और बहुत अच्छे डिज़ाइंस के साथ आपको मिलता है. अगर हम उसका फिर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या रीज़न है?
राइट। हमारा जो इसी द सोशल और कल्चरल कॉन्शियसनेस जो है ना हमारी, उसको हमने कहीं खो दिया है। अभी आप देखेंगे कि मतलब टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट है और अर्निंग्स है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत फैशनेबल हो गया है, जिसमें हम बात करते हैं ना कि गोइंग बैक टू बेसिक्स में जाइए, जो पहले था वैसे बनाइए। सो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमको जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। स्टोन वुड पैनलिंग के होटल्स होंगे, ठीक है, वो फैशन में है, काटकोनी सिस्टम का, उसमें बहुत लकड़ी यूज़ होती थी। तो हम कह रहे हैं कि वो सिस्टम पे चले जाइए, वो बहुत रोबस्ट सिस्टम था। हम ये बात भूल गए कि एक काटकोनी हाउस जब बनता था तो वो 150 से 200 साल वही घर रहता था, कई जनरेशन्स उसमें रह के जाती थी। अभी हम एवरी 15 years वी आर बिल्डिंग वन न्यू काटकोनी। सो द स्केल ऑफ जो रिसोर्सेज है उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं लकड़ी का, पत्थर का, वो बढ़ गया है। घर का स्ट्रक्चर का साइज आप देखिए, एक घर आप बना सकते हैं, एक बिजनेस एंटिटी होटल आपने काटकोनी स्टाइल में बनाई है, राइट, जो कि एक नॉर्मल घर से 5-7 गुना बड़ा होगा। ठीक, सो हम कह तो रहे हैं कि हम बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा रिसोर्स कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो इम्बैलेंस है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, सो वो नैरेटिव हमने बिल्ड कर दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं से आया, शहर से किसी ने कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा बनाएंगे, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, और होते भी हैं, करेक्ट। बट उसकी रियलिटी क्या है? आपका कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज हो गया है। एनवायरनमेंट के साथ हमारा डिस्कनेक्ट इसलिए है कि अब हम बहुत सारे जो हमारा फूड है, ट्रेडिशनल फूड है, उसको हमने कमर्शलाइज कर दिया। जैसे इफ़ यू are familiar with few herbs that we consume in mountains, fiddlehead fern है जिसको लोकल भाषा में हम लिंगड़ी कहते हैं, या हम मशरूम्स हैं, गुच्ची मशरूम्स हैं जो बहुत महंगा है, राइट। अब वो कमर्शियल हो गया। सो पहले हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे? एक सीज़न होता था, लोकल इंसान है उसको मालूम है कि अब ये मानसून सीज़न आ गया है, अब वो उगना शुरू होगा, आप उसको कलेक्ट करते थे। मॉनसून सीजन खत्म हो गया, उसको कलेक्शन खत्म हो गया, राइट। आपके पास पूरे साल के लिए वो यूज, विंटर्स में खासकर यूज होता था। अब आपने टूरिस्ट को भी वो खिलाना है। सो आप क्या कर रहे हैं कि जितना जमीन पे निकला है वो सारा आप निकाल रहे हैं। तो अगली बार जो दोबारा होगा उसके लिए आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा है। डिमांड बढ़ रहा है। एक्सेस एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज हर्ब्स, यू आर रिपिंग द बायोडाइवर्सिटी अवे। कमर्शियल हो गया उसका, राइट। तो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सो ये जो इफेक्ट है हाइपर टूरिज्म के, ये हम इसको देख नहीं रहे हैं। टूरिज्म के चक्कर में हम क्या करते हैं ना कि हमारा जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है हम उसको भी भूल जाते हैं, राइट। ठीक है। हिल कल्चर जो है अपने आप में एक बहुत प्रैक्टिकल कल्चर मैं मानता हूँ इसको। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वर्शिप का कॉन्सेप्ट भी है पहाड़ों में या मंदिरों में भी आप देखेंगे, ठीक है। मंदिरों के यूजुअली मंदिर का जो प्रेमाइस है उसके अंदर एक पेड़ ही लगा होगा या उसका पोल गड़ा होगा, ध्वज जिसको बोलते हैं, और उस पे कार्विंग जो है मंदिर के जो वुडन पैनल है उस पे कार्विंग आप देखिए, फ्लावर्स, स्नेक्स, एनिमल्स हैं, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारे कल्चर का पार्ट था, राइट। आपके यहाँ पे फॉरेस्ट डेटीज हैं, राइट। सो कुछ एरियाज थे वो कल्चरली प्रोटेक्टेड थे कि आप वहाँ से लकड़ी नहीं निकाल सकते हैं, और वहाँ पे बहुत पुराने एंशिएंट फॉरेस्ट पैचेस भी हैं। अगर आपको लकड़ी निकालनी है आपको गांव के देवता से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट, राइट, है ना। किसी भी काम के लिए, चाहे घर बनाना है, मंदिर, लकड़ी, आप परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दैट वाज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग नेचर
इन आवर ट्रेडिशनल विजडम। अब हम मॉडर्न हो गए कि ये कोई कॉन्सेप्ट, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जितनी मर्जी लकड़ी निकालो। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हमने अपने ही रिसोर्सेज का शुरू कर दिया। मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड। राइट, जो हमारा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो हमें हमेशा जो है हम गलत साइड पे हम करते हैं। पानी के रिसोर्सेज जो थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे वो हमारे, उसको साफ रखना हमारी ड्यूटी थी, अभी नहीं है। इसलिए आपके जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं वो बंद हो जाते हैं। टैप वाटर आ गया है, चाहे वो पानी गंदा है, बट हम उसका यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने ख़त्म कर दिया है। सो वो जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे लिए अब जो हमारा नेचर था, जो कि पहले इट वाज अ डिवाइन एंटिटी और हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट था, अब वो हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया है। एंड व्हेन यू टर्म समथिंग एज अ रिसोर्स, it is meant to be exploited, overexploited. One interesting example is कि अब इंसानों को भी we call them human resource. Yes. Right? So इंसान भी अब resource की तरह है, इसलिए it's okay to exploit other human beings also. So when you have that cultural change and you import ideas which are not native to you, which are not suitable for your culture, then you face a situation where everybody is witnessing cultural shock also. ना हम अपना कल्चर रिटेन कर पाते हैं और ना ही जो कल्चर हम एस्पायर्ड हैं कि हम वैसे बन जाएं वो बन पाते हैं। सो वी कीप डैंगलिंग इन बिटवीन। हमारी प्रॉब्लम ये है। सर, हमने कमर्शलाइजेशन की बात करी। सो अभी रिसेंटली ये भी आ रहा है कि अब जो बिजली महादेव है कुल्लू में, वहाँ पे रोपवे बना रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ये ज़रूरी है ये सब करना? क्योंकि अगर कोई तीर्थ स्थल है, फॉर एग्जांपल जम्मू में भी अब सड़क बिल्कुल प्लेन कर दी है, मतलब बहुत अच्छी सड़क है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। या केदारनाथ है, वहाँ पे बहुत बार न्यूज़ में आता है कि जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, बहुत ज़्यादा ना उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करी जा रही है रिसोर्सेज की। सो व्हाट डू यू थिंक, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ज़रूरी है? बिकॉज अगर आप तीर्थ स्थल आ रहे हो, जस्ट क्यों किसी को दुख देके या नेचर को हार्म करके करना है कुछ? देखिए, फेथ का कमर्शलाइजेशन कभी भी वाइबल नहीं है। राइट, जो लोकल रिलीजियस प्लेस है, लोकल डेटीज़ हैं, वो वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनका एक वर्शिप प्लेस है। राइट, उनके उसके साथ सेंटिमेंट जुड़े हैं। उनका उस वहाँ पे जाके जो वर्शिप करना है, जो रिचुअल्स परफॉर्म करना है, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सेंचुरीज। उनका एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ। जब आप फेथ को कमर्शियलाइज कर देते हैं एंड व्हेन यू मेक इट अ कमर्शियल एंटिटी, तो आप वो जो कनेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और हमेशा वहाँ पे जो नेटिव हैं और जो वहाँ पे टूरिस्ट आएगा उसके बीच में एक डिसहार्मनी रहेगी, क्योंकि बहुत इजीली जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे पहुँच जाते हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। राइट। ये जो केस रोपवे की आपने बात करी बिजली महादेव, अब तो इसमें रोड काफ़ी ऊपर तक बन गया है एंड आई हैव एक्चुअली सीन दैट रोड बीइंग बिल्ट अप। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर you used to walk from Kullu to Bijli Mahadev, about 14-15 kilometers, and it will take early morning. We would start somewhere around 6, we'll reach there around 12, 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे, पूजा करा और उसके बाद आप शाम को वापस आते थे। तो वो स्लोप भी बहुत हार्श नहीं है, कोई भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है। राइट, बट क्योंकि वहाँ पे आबादी बहुत है, गांव बहुत है, तो उनके लिए रोड बना, बट वो रोड आखिरी गांव तक ही बना, उसके आगे नहीं बना। उसके आगे अभी भी आप जाए तो 40-45 मिनट आपको लगते हैं जाने में। लेकिन जब आप रोपवे बना देंगे, वो एक कमर्शियल एंटिटी बन जाएगा, बहुत लोग जाएंगे, उनको केटर करने के लिए वहाँ पे क्या होगा, शॉप्स बनेंगी और लोग भंडारा भी लगाएंगे। करेक्ट, ये हमारा एक तरीका हो गया है फेथ को मैनिफेस्ट करने का कि भंडारा लगना चाहिए। वहाँ पे सदियों से लोग जाते रहे, भंडारा नहीं होता था। सिर्फ कुछ दिन स्पेशली सावन में वहाँ पे वो खाने के लिए प्रोविज़न
करते थे, वो भी लोकल लोग मिल के करते थे। तो जब आप एक कमर्शियल सिस्टम बना देंगे तो वहाँ पे जो है आप गार्बेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो वो एक रिलीजियस प्लेस ना बन के एक लेजर, एक कमर्शियल एंटिटी बन जाएगा। सो दैट विल अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट। तो लोग वहाँ पे सिर्फ रोप वे के लिए घूमने के लिए जाएंगे, वर्शिप के लिए नहीं जाएंगे, एंड दे विल नेवर रिस्पेक्ट लोकल लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको। सो यू नीड नॉट टू हैव अ रोप वे एवरीवेयर। राइट। सर जब ये सब हुआ सराज वैली में भी, सो मैंने वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, लोग सोशल मीडिया पे सब लोग हैं। सो मैनी ऑफ देम दे वर जस्ट सेइंग कि लोग बोल रहे हैं कि सड़क बनाने से हो रही है इतनी तबाही, देखो सड़क क्या है, इतना ज़्यादा पानी आ गया तो सड़क बनने से क्या ही हुआ है। तो उन लोगों में वो अवेयरनेस कैसे, कब आएगी? अब इतना सिवियर कुछ हो चुका है, अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्योंकि इतना सारा क्लाइमेट, कितना लंबा प्रोसेस है ये, जो छोटी हरकतों से और ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। तो इन लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी? बहुत अच्छा सवाल है, बट बहुत मुश्किल सवाल भी है, इसका आंसर करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमने जो सिस्टम बनाया है अपना ना, उसमें हमने जो ज़्यादा एम्फेसिस दिया है अभी, वो दिया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। और हमारा फोकस है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्ट्रॉन्ग होल्ड उसको करना है। उस चक्कर में हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, स्टार्टिंग विद द एजुकेशन सिस्टम। स्कूल सिस्टम में हम देखते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, एक तो बहुत ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी हमने बहुत कम कर दी है, जहाँ पे कि बच्चे का जो दिमाग है वो खुद सोच रहा है, चीज़ों को देख के ऑब्जर्व कर रहा है, उस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। दूसरा, हमारा फोकस इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गया है कि हम बच्चा जो है 12th स्टैंडर्ड तक अपने आसपास के एनवायरनमेंट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होता है, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कुछ और है। उसके बियॉन्ड ना वो खुद देख पा रहा है, ना ही उसको हमने एनवायरनमेंट दिया है, ना स्कूल में दिया है, ना घर में दिया है, राइट। तो वो जो डिस्कनेक्ट है, जो एजुकेशन बच्चा खुद से सीखता था अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेल के घूम के, वो नहीं है, वो सारा का सारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। दूसरा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, अभी भी हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो सॉल्यूशन है, इट विल कम थ्रू टेक्नोलॉजी एंड साइंस। पार्शियली इट इज़ ट्रू, लेकिन क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, इसका सॉल्यूशन जो है साइंस और टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम भी पॉलिटिकल है और कल्चरल है ना। तो हम गलत डायरेक्शन में इनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी आपको ऑप्शन देगा, विजडम नहीं देगा। राइट, करेक्ट। सो जब आप गलत डायरेक्शन में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, राइट, तो उसका सॉल्यूशन कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत इजी तरीका है व्हेन यू क्रिएट अवेयरनेस एट स्कूल लेवल। हम आज भी स्कूल लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉक ड्रिल्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बट उसमें कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि जो उसका एंड प्रोडक्ट है, क्या कोई स्किल डेवलप हुआ है बच्चे में। एक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए टास्क है कि आपने इतनी इवेंट्स करानी है। स्कूल प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके स्कूल में एक इवेंट होना चाहिए। टीचर इंचार्ज है, उसको लगता है कि आज ये काम खत्म करें तो मेरी ड्यूटी खत्म होगी। राइट। बच्चों के लिए कंपल्शन है कि ये जाना है, अटेंडेंस लगेगी। सो अल्टीमेटली हम उस तरीके से चल रहे हैं जहाँ पे कि हम टारगेट ओरिएंटेड नहीं हैं, जहाँ हम ये नहीं देख पा रहे हैं, या हम कभी फीडबैक भी नहीं ले रहे हैं कि क्या जो हमने इवेंट किया और जिस पे ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, क्या एक्चुअल में वो नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ। और उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का एक बहुत मैकेनिकल तरीका है। डिज़ास्टर्स के केस में भी हमारे पास 3 टियर सिस्टम है। नेशनल लेवल पे नेशनल
NDA में है, SDA में है, DDA में है। हम एस्पायर कर रहे हैं विलेज लेवल पे भी हो। तो हमारा जो शुरुआत हमने किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, तो एक बहुत बड़ा चेंज जो हमने लाया था 1990s के बाद, पॉलिसी चेंज था ग्लोबल लेवल पे, जिसको हम कहते थे कि फ्रॉम पोस्ट डिज़ास्टर रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन से हमको शिफ्ट करना है प्री डिज़ास्टर मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के, है ना। सो प्रोएक्टिव मेजर है, डिज़ास्टर होने से पहले ही उसको मैनेज किया जाए। राइट। आज भी हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी जो रिसेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इवेंट होने के बाद वही जो हम 1960s में पॉलिसी थी कि रिहेबिलिटेट करो, ब्लैंकेट दे दिया, कुछ रिसोर्स, आज भी तो पॉलिसी लेवल पे तो हमने चेंज कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमारा माइंडसेट अभी भी वो चल रहा है। एक मिनिस्टर विजिट करेगा, फोटो ऑफ होगा, सो दैट उसके सोशल मीडिया पे जाए, नैरेटिव बिल्ड हो कि ही और शी इज वेरी कंसर्न, बट रियलिटी में क्या है? हमने ये कभी देखा नहीं कि जो हम कह रहे हैं और हमारा मैंडेट है, ग्लोबल मैंडेट है, इंडिया का मैंडेट है कि प्री डिज़ास्टर पे फोकस करना है। तो इन एरियाज़ में प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके हमने क्या किया है, हमारे पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग उस इन एरियाज़ में कहाँ पे प्रॉब्लम जोन्स हैं। राइट। हमने आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, जोन्स आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो मेजर्स निकलेगा, तभी अवेयरनेस दे भी पाएंगे लोग। अवेयरनेस किस चीज़ की देंगे आप, जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपके एरिया में प्रॉब्लम क्या है, तो अवेयरनेस किस चीज़ के लिए होगा? सो दैट shift remains to be materialized in India. Okay. On papers हम कहते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये करना, लेकिन हमने अचीव नहीं किया है। अच्छा, गवर्नमेंट भी किस लेवल तक आ सकती है, क्योंकि आई थिंक लोकल्स में ही इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, वहाँ पे जंगल आधा हो चुका है बेसिकली अब। लेकिन अभी एक इंसिडेंट हुआ, माय मदर वाज टॉकिंग टू सम पंचायत मेंबर और प्रधान जी, सो उन्होंने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, कि जाके अफॉरेस्टेशन थोड़ा बीज उगाते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा गांव टच वुड इट वाज सेफ फ्रॉम ऑल दिस हुआ, बट कोई नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पे। सो मैंने भी कहा कि क्योंकि महिला मंडल्स हैं, सो महिला मंडल का भी मैंने बेसिकली देखा है, वहाँ पे वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं जब कोई वो समागम्स होते हैं, कोई फंक्शन है, वहाँ पे वो जाएंगे, नाटी नुटी करके आके वो दिखा देंगे हमारा कल्चर है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फूड्स दे देंगे जो गेस्ट आएंगे उनके लिए। बट आई थिंक अगर इस लेवल तक, विलेज लेवल तक ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों ना वो महिला मंडल्स ही जाके अच्छे से फॉरेस्टेशन कर लें, ताकि अभी इस साल हुआ है, वी डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा। वो वेट कर रहे हैं कि हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ मेंबर्स हैं, हम तो सिर्फ पंचायत लेवल पे हैं, गवर्नमेंट कुछ करेगी। गवर्नमेंट कितना फॉरेस्टेशन कर सकती है? देखिए, उसके लिए भी बहुत प्रोविजंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमारा सिस्टम कैसे बना है, राइट। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है जो आपने बात करी महिला मंडल की, राइट। और प्रोविजंस हैं, दे हैव एक्चुअली लॉट ऑफ पावर एग्जैक्टली, या टू एग्जीक्यूट इट। द प्रॉब्लम इज दैट somebody else is setting the agenda, defining the narrative and controlling the process, right? Women empowerment नहीं है, decision making उनके पास नहीं है, even if they are elected members, right? ये एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किसी और से पूछ के काम कर रही हैं, ठीक है। और इस बात को आपको मानना पड़ेगा, जैसे देयर इज दिस कॉन्सेप्ट जो बहुत पहले से चला रहा है, इको फेमिनिज्म की हम बात करते हैं। इको फेमिनिज्म में हम ये एडमिट करते हैं कि विमेन बीइंग नर्चरर, उसके डीएनए में वो बना हुआ है एज अ नर्चरर का रोल, तो शी इज मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दीज थिंग्स, शी इज मोर एम्पैथी ज़्यादा है उनमें, चीज़ों को समझ। बट अगर वो इस काम में वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो वो नहीं होगा, सो दे विल बिकम अ शो केस ओनली। सो इन सिचुएशन में विमेन, जो महिला मंडल है, उनका रोल यही होता है जो आपने कहा कि कोई इवेंट होगा, कोई मिनिस्टर्स आएंगे तो वहाँ पे वो नाटी करेंगे, अपने कुछ शोकेस करेंगे लोकल फूड, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग में उनका रोल नहीं है।
सो बट वहीं पे अगर अपने राइट्स एक्सप्लॉइट करने की बात आती है, बीट महिला मंडल, पंचायत, बड़े मिनिस्टर्स हैं, राइट्स एक्सप्लॉइट करने सबको आते हैं, करेक्ट है ना? हाँ सबको आते हैं, लेकिन जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आती है, डंडेल से कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है। सो इतनी मेंटेलिटी अगर लोगों की, आई थिंक वो ह्यूमन नेचर ही इतना सेल्फिश है। सो यहीं पे आई वुड से कि जब हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, कि वी हैव टू सिक्योर सम रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, तो इतना सेल्फिश है इंसान, फ्यूचर जनरेशन का क्यों सोचेगा? आपने जो है नब्ज को पकड़ लिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि उसमें जो रियलिटी है वो खत्म हो गई है। करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप चीज़ों को उतना ही यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है। एनी रिसोर्स कैन नॉट बी सस्टेनेबल व्हेन यू अटैच अ मार्केट वैल्यू टू इट। मार्केट वैल्यू अटैच कर दिया तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो हमारे हर्ब्स हैं, मार्केट वैल्यू जब उसकी अटैच होगी और कल्चरल वैल्यू आपने उसकी ख़त्म कर दी तो वो फिर एक कमोडिटी बन जाएगा टू एक्सप्लॉइट। तो हमारा जो सिस्टम है हमने उसको बनाया इस तरीके से, उसमें प्रोविजंस तो हैं सस्टेनेबिलिटी के, बट इकोनॉमिक गेन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ, राइट? कि जितना बेनिफिट हो जाए उतना ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बाद में देखेंगे। तो जब तक वो कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो मुश्किल है। So obviously we can't just blame our governments, मतलब जब तक अंदर से obviously as you said कि consciousness नहीं है, वो एक एक इंसान में होगी। इसलिए मैं कहता हूँ इको फेमिनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद विमेन ये ज़्यादा अच्छे से समझती हैं या मान भी लेंगी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू, उनका जो सोच है ना वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है। दे ऑलवेज केयर गिवर हैं, तो वो अपने से पहले बच्चों का ज़रूर सोचते हैं। राइट तो दैट इज़ वन वे वेयर वी कैन ट्राई स्कूल एजुकेशन में, गर्ल्स में, बिकॉज उनकी रिसेप्शन ज़्यादा बेटर है इन चीज़ों को लेके। आई थिंक अगर उस एरिया पे अगर हम हिट करें तो वो थोड़ा बेटर होगा। एंड इट हैज़ टू बी डन एट प्राइमरी स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल। उसके बियॉन्ड वो फिर एक शो बन जाता है, उसमें आप यू कैन नॉट चेंज। जैसे हम कहते हैं ना कि जो एक बार घड़ा पक जाता है ना, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। कच्ची मिट्टी को शेप देना पड़ेगा, कच्ची मिट्टी को शेप देना पड़ेगा। या क्योंकि आई ऑल्सो रिमेंबर जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ते थे सोशल स्टडीज़ में, सो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, इसको ऐसे ट्रीट करा जाता था इसमें तो पास हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे, 2-3 डेफिनेशंस पढ़ लेंगे और उसके अलावा आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो ये सब्जेक्ट इतनी सी बुक होती थी, सो उस पे टीचर भी इतना फोकस नहीं करते थे क्योंकि पेपर पे उससे 2-3 क्वेश्चंस आते थे कि खुद कर लेना या एक एक टॉपिक पढ़ा दिया। बट कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिकल लाइफ में। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक सबकी है। हाँ, हमने इस सब्जेक्ट को भी ना मतलब उसको इस तरह से बना दिया कि सबको इसके बारे में बताना है और सब कुछ बताना है। भूल हमसे वहाँ होती है जब हम इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी देते। फॉर एग्जांपल अगर कोई हिमाचल में कोई बच्चे हैं, आप उनको सुनामी, टॉर्नेडो इसके बारे में पढ़ाएंगे, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, ना ही वो शायद देखेंगे। राइट। सो आपको जो लोकल रियलिटीज़ हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लोकल रियलिटीज़ के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। वो ये समझें कि उनके एरियाज़ में क्या थ्रेट है, हैज़र्ड उनके एरिया के लिए क्या है और उनके एरिया के लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस क्या है। लोकल लेवल पे इस बात को समझना पड़ेगा ना। दूसरा बात हमको ये जो है इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शंस कौन से हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो रिस्क की एक्सेप्टेंस है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। रिवर के साथ में आप घर बना देते हैं
कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हो सकता है कि अगले साल ही फ्लड आ जाए। एक्सेप्टेंस, हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। तो जब आप रिस्क को नॉर्मलाइज कर देंगे तो आप वो थ्रेट को कभी फील भी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी हमको, मतलब जो लोकल रियलिटी है हमारी, वो जो वैल्यू सिस्टम है वो उसमें रूटेड होने चाहिए। ठीक है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में किस तरह का डिज़ास्टर आ रहा है और कैसे आ रहा है। Exactly. मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या डिज़ास्टर आता है, कैसे आता है और मुझे कैसे इफेक्ट करता है। राइट। अगर मुझे ये समझ है तो मैं सेफ रहूँगा। डेफिनेटली। ऐसे ही सर, वैसे अपना जो नॉर्थ इंडिया है या हिमालयाज़ हैं, ये आसपास के एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम कौन कौन से डिज़ास्टर्स हैं जो हो सकते हैं आने वाले टाइम में? बहुत कॉमन जो है, जो हम एंटिसिपेट भी कर रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स बहुत इंक्रीज होंगे। फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बहुत होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला जो साइन ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनमें लेक्स फॉर्म होंगे, क्योंकि जो पानी मेल्ट होगा वो लेक फॉर्म करेगा। राइट। सो ये जो फिनोमिना है ये पूरे हिमालयाज में ऑब्जर्व हो रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो रही हैं। धीरे धीरे उनका साइज बढ़ेगा और जब वो लेक जो है एक कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो लेक को जो ऑब्स्ट्रक्ट किए हुए है वो उसको रोक नहीं पाएगा। इट विल ब्लो आउट, मतलब एक मैसिव इवेंट होगा और उसमें वो डैम टूट जाएगा, नेचुरल डैम, और वो फ्लडिंग। ये हिमाचल में थ्रू आउट द हिमालयाज ये बहुत ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो रही हैं। सो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग बहुत ज़्यादा जो है। दूसरा, हम अपने लेवल पे भी जो है मैन मेड डिज़ास्टर क्रिएट कर रहे हैं, जब हम हर एक छोटे स्ट्रीम को बांधने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना के। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना के नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, आप बिजली जनरेट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ग्लेशियर्स पे कोई लेक आउटबर्स्ट हुआ या क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, जो इतना सारा मैसिव फ्लो आएगा, स्मॉल डैम्स क्या उसको कंट्रोल कर पाएंगे? हमने 2 साल पहले देखा था मणिकर्ण में जो है मलाना प्रोजेक्ट जो है सिंपली डिस्ट्रॉयड। इतना फ्लो था वॉल्यूम का कि वो डैम ही टूट गया। और एक जब डैम टूटेगा तो यू कैन इमेजिन डाउन स्ट्रीम एरियाज में वो कितना अपना पानी साथ में फ्लड वाटर, इट विल क्रिएट हैवक। उत्तराखंड में पिछले 2 साल में हमने देखा, उत्तराखंड में तो आपने विंटर्स में भी देखा जब वो टनल के अंदर पानी भर गया था और बहुत सारे लोग उसमें बह गए थे। आई थिंक 2018-2019 की बात है ये। जो केदारनाथ में हुआ था वो क्या था? दैट वाज जो मैं आपको बोल रहा था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ओके। जो लेक था बहुत बारिश हुआ और उसका एक पोर्शन एम्बैंकमेंट जो है वो टूट गया। ओके। और जितना पानी उस लेक में स्टोर्ड था कई सालों से, वो क्लाउड बर्स्ट नहीं था, वो एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट था। क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, उसी की वजह से वो लेक टूटी। तो क्लाउड बर्स्ट का पानी और लेक का अपना पानी जो उसमें स्टोर था, जब वो मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट इफेक्ट हुआ एंड दैट इज वाई उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था। मतलब उसने कई 100 किलोमीटर तक उसका इम्पैक्ट गया। तो वो वैसी इवेंट्स हम फ्यूचर में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो डेफिनेटली होंगी। एंड अर्थक्वेक तो हिमालयाज इज ऑफ कोर्स इट्स अ जोन 4 and 5, मतलब मैक्सिमम रिस्क जोन ऑलरेडी ही है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक्स इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू डिस्ट्रॉय। सो हमारे डैम्स हैं, दे कैन गेट ब्रीच्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक ओनली। इट्स अ रेयर इवेंट, but definitely Himachal is one of the hotspots for it, because Himachal is the only area where large scale earthquakes has not occurred in last few centuries. If you see Kashmir का area 2005 में भी एक हुआ वहाँ पे। उत्तराखंड onwards, if you see उत्तराखंड में 90s में massive earthquakes हुए। बिहार, नेपाल, बीच का जो पोर्शन है
effectively between Satluj and Ravi. Okay. That is almost entire Himachal. Mm-hmm. It has not been affected by large earthquakes after 1905. Right. So which means that pressure may be building up, and instead of having a small frequent earthquake, there may be a large earthquake. मे बी, और साथ में जैसा आपने कहा था दैट अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए इतना हैवी कंस्ट्रक्शन. इफ़ वी सी शिमला, आई थिंक शिमला को दूर से ही देख के लगता है कि अगर एक घर ऊपर से गिरा तो वो कितना बड़ा चेन साइकिल बन के, आई डोंट नो, कुछ बचेगा भी नहीं. तो वो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि शिमला में जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह, अगर एक थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है अर्थक्वेक, आई डोंट थिंक शिमला में कुछ भी बचेगा. Even 7 magnitude will be sufficient to destroy the city, because high-rise buildings are there, and effectively most of the buildings, particularly the owned by people, the personal properties, single wall houses, 4 stories, 5 stories, है ना, इंजीनियरिंग के तरीके से वो बनने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि बेसिक रूल कहता है कि सिंगल वॉल हाउस जो है इतना ऊंचा नहीं हो सकता है, राइट. एंड प्रॉब्लम खाली बिल्डिंग्स की नहीं है, आपके पास रोड एक्सेस भी नहीं है. इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इवैक्यूएशन भी करनी है, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो वो अर्थक्वेक का रिस्क हाई है. आपने अपनी वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर ली है बाय हैप्पैज़ार्ड प्लानिंग, और हम अभी भी नहीं रुक रहे हैं, है ना. वी अज्यूम दैट नथिंग विल हैपन. ये हमारा बेसिक अजम्पशन है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, डिस्पाइट बीइंग फुल्ली अवेयर कि वी आर इन द हाईएस्ट रिस्क जोन. शिमला में, धर्मशाला में, इन इंटायर हिमाचल इज हाईएस्ट रिस्क जोन है, जोन 4 और 5 है. तो कंस्ट्रक्शन, टाउन प्लानिंग ये हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं. तो यू कैन इमेजिन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं उसके लिए कौन फॉलो करेगा रूल्स, जब हम अपने रहने के घर के लिए नहीं फॉलो कर रहे हैं जानते हुए भी. तो दैट इज समवेयर, यू नो, वी नीड टू फोकस ऑन, वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस कि इसके बाद अब ये नहीं किया जाएगा, ना ही ये परमिसिबल है और हमको नहीं भी करना है. हम इतनी जगहों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही सर कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले जोशीमठ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था. वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? जोशीमठ का जो एरिया है ना, वहाँ पे जो टेरेस स्लोप्स हैं वो स्लम्पिंग हो रहा है, ज़मीन धंस रही है, करेक्ट, और वो बहुत डीप लेवल पे स्लम्प है, ठीक है. सुपरफिशियल लेवल पे अगर ऊपर के कुछ फीट पे हो रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप स्टेबलाइज कर सकते हो. बट इट्स अ डीप स्लम्प, तो आपकी फाउंडेशंस कितनी गहरी जाएंगी, जितनी मर्जी गहरी आप, बिकॉज स्लोप ऑल्टरेशन है. आपने एक स्लोप पे एक टाउनशिप बना दिया, करेक्ट, मोस्ट ऑफ द एरिया पेव्ड है, पानी को पर्कुलेट होने के लिए जगह स्पेस नहीं है, आपने ड्रेनेज नहीं बनाया है कि बारिश का पानी होगा वो आउटलेट कैसे जाएगा, करेक्ट. सो उस सिचुएशन में क्या है, पानी थोड़ा ज़मीन के अंदर जाके कहीं पे रुक जा रहा है, इट इज़ बिल्डिंग अप, सॉइल आपकी लूज हो रही है, ऊपर से आपका हैवी कंस्ट्रक्शन है, वो अपने वेट से ही स्लोप बैठ रहा है. तो स्लोप का जो एक नेचुरल जो वे है, स्लोप हमेशा खुद को स्टेबलाइज करता है ना. देयर इज दिस वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है किसी भी स्लोप को अगर आप काटते हैं ना, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपने एक रोड बना दिया, तो जो पहले माउंटेन स्लोप था उसमें ब्रेक आ गया क्योंकि बीच में रोड आ गया. देयर इज अ हैंगिंग वॉल ऑल्सो. वो हैंगिंग वॉल तब तक गिरती रहेगी जब तक कि वो एंगल ऑफ रिपोज अचीव नहीं कर लेते, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी. सो व्हेन यू कंस्ट्रक्ट रोड, वी डोंट फॉलो दैट प्रिंसिपल, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना है. तो वो स्लोप्स आपके हाईवेज तब तक गिरते रहेंगे, शिमला हाईवे, मनाली हाईवे, तब तक लैंडस्लाइडिंग होती रहेगी जब तक नेचुरली वो एंगल ऑफ रिपोज अटेन नहीं कर लेता है.
जब तक उसने वो एंगल अटेन करना है तब तक फिर वो से stable, कटिंग हो जाएगी। हाँ वो उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, हाँ, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहेगी ना सर, बीच में Construction आने चली कहाँ रहेगी। देंगे वो चीज़। राइट, या सो वो मेजर प्रॉब्लम है। जोशीमठ में भी यही हुआ, मैसिव कंस्ट्रक्शन है, स्लोप्स जो है, बिकॉज जियो टेक्निकल स्टडीज हम नहीं करते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, टाउनशिप एक्सपैंड करना है, नहीं करते हैं। क्या वो ज़मीन जो है उसका जो स्ट्रेटा है वो कितना लोड बियर कर सकता है, हमने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो वो एक बिल्ट अप सिनेरियो हो जाता है जहाँ पे कि वो एक टाइम के बाद नेचुरली वो और उसके पास उसका सॉल्यूशन भी नहीं है। आप उन स्लोप कभी भी जब डिस्टेबलाइज हो जाता है वो अपने आप स्टेबलाइज होगा जब तक कि एक्सेस जो लोड है वो निकल नहीं जाता है। तो वो दैट इज समथिंग वी आर अननोइंगली और नोइंगली अवॉइडिंग, हम वो कंसिडरेशन में नहीं करते। ऐसे ही सर इतने सारे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट स्कीम्स या टेक्नोलॉजी या जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इसमें क्या कर सकती हैं कि आगे जाकर जो इसका नुकसान रहता है वो कम से कम हो? सिंपल आंसर इज बी ऑनेस्ट। As an administrator, I have to be very honest that this is where I draw the line. Nothing will happen beyond it, no matter how much pressure I undergo from anyone. As a citizen, I have to draw a line that I will not go beyond this limit. I will not construct like this. I will follow all the rules which are laid out. As a politician, I have to draw the line that this is where I end appeasement. Right. So it's just because we already have protocols, established protocols. We have already policy frameworks. We have do's and don'ts for everything. We have administrative mechanism to deal with disasters. हमारे पास फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उससे डील करने का। हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनडीआरएफ है और पैरामिलिट्री पुलिस, सारे प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं। करेक्ट, हमको सिर्फ उनको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना है और फॉलो करना है। राइट, वो मिसिंग है। हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है। अगर इंडिया में नॉलेज की कमी होती, आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल लेवल पे। हम स्पेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक वर्ल्ड की टॉप 2-3 कंट्रीज में इंडिया है स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में। राइट, करेक्ट। सो हम मात कहाँ खा रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन, और वो भी ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। राइट, वो हमें ज़रूरत है। अपने लोकल एरिया के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारा ट्रेडिशनल विजडम है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसको हम खाली इस वजह से डिस्कार्ड कर दें कि ये आउटडेटेड या रिडंडेंट है या ये मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है या एक कि मॉडर्न नैरेटिव का पार्ट नहीं है। उस बेसिस पे अगर हम उसको खारिज करते हैं तो हम हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंडियन कॉन्सेप्ट है जो हम अब फॉरेन से बोरो करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सिखाते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के भी वर्कशॉप्स होती हैं। वी ऑल्सो हैव द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मौलाना। एग्जैक्टली, राइट। सो हमारा सिस्टम बहुत रोबस्ट है, रिजिलियंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक इम्पोर्टेड नैरेटिव में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लेजिटिमेसी चाहते हैं कि कोई फॉरेन एंटिटी या कोई बड़े लेवल पे आके हमें बताइए कि ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैलिडेशन हम चाह रहे हैं। अदरवाइज यूथ मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल ट्रेडिशनल कल्चर में भी हमारा पार्ट थे। आपके गांव में कोई फंक्शन है, घर पे कोई फंक्शन है, वो पूरा गांव मिलके मैनेज करता था। राइट। So community participation is in our culture, but हम उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके स्टैम्प नहीं लगा हुआ है। वेस्टर्न स्टैम्प या सोशल मीडिया पे स्टैम्प। एग्जैक्टली, है ना। तो हम शोकेस ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली
यूजिंग दो सिस्टम्स, मैंने फेस्टिवल में शो केस कर दिया सिस्टम, अदरवाइज हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स शेयर करे हमसे। डेफिनेटली ऑडियंस तक ये मैसेज जाए और इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो मे बी। थैंक यू सो मच, Thank you so much, फॉर sir. हैविंग मी हियर।